हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाए गए कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान के लिए, उसके मतलब उसको सही करने के लिए, उसके प्रोत्साहन करने के लिए जो बनाए गए कानून है उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना। हमें क्या करना है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फेज को हमने पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए। परिचय देखेंगे तो भारत में जो कमजोर वर्ग हैं यानी वीकर सेक्शंस हैं, उनके उत्थान के लिए कई प्रकार के कानूनी प्रावधान योजनाएं बनाई गई हैं। कई प्रकार के, पहली बात तो जो इनका अगर हमें उत्थान करना है, उनको प्रोग्रेस में लाना है कमजोर वर्गों को, तो उनके लिए कई प्रकार के कानूनी प्रावधान है और साथ ही साथ योजनाएं भी बनाई गई हैं। इन कानूनों का उद्देश्य होता है वो समाज से के वंचित वर्गों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना होता है। इन कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज के वंचित वर्ग हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए और आर्थिक रूप से जो कमजोर हो गए और जो सामाजिक रूप से हाशिए हैं, हाशिए पर रहने वाले समूह हो गए, उनको समान अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को, लाइफ स्टाइल को सुधारना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान में इन वर्गों को सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे आरक्षण, समान अवसरों का अधिकार, सामाजिक न्याय आदि बहुत सारे क्या दिए गए हैं, विशेष प्रावधान दिए गए भारतीय संविधान में। इन कानूनों में सफलता और विफलता दोनों के पहलू होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मतलब निगेटिव फेज भी होते हैं और पॉजिटिव फेज भी होते हैं। दोनों पहलू को समझना जरूरी होता है। इसी से आलोचनात्मक मूल्यांकन हम लोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रमुख कानून कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं। तो प्रमुख कानून है संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) क्या कह रहे हैं, आरक्षण प्रणाली से है। भारतीय संविधान में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है ताकि सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों जैसे शैक्षिक, राजनीतिक और रोजगार के अवसरों में समानता मिल सके। जो 15(4) और 16(4) में आरक्षण सारी प्रणाली है, उसका इसमें संविधान में करा गया है, इसकी व्याख्या की गई है। और भारतीय संविधान में रिजर्वेशन यानी आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, इसलिए किया गया ताकि जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग हैं, या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको शैक्षिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और रोजगार के जो अवसर हैं, उनमें समानता मिल सके। यह है अनुसूचित जातियों, एससी, अनुसूचित जनजातियां, एसटी और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हो गए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए क्या है, बहुत जरूरी लागू होता है। लेकिन आजकल कुछ होता है नहीं यार। मतलब सिर्फ आरक्षण आता है, एससी एसटी वाले ले जाते हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं, जनरल वालों को, ईडब्ल्यू जो बने हैं, जिनके बेचारे रियल में आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल श्रम कानून और सुरक्षा क्या कहता है। श्रम कानून और सुरक्षा, समान समान काम के लिए समान वेतन की नीति। जितना काम समान होगा तो उसी के लिए समान काम के लिए समान वेतन की नीति चलाई जाती है। बाल श्रम निषेध हो जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम और उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया गया है और जो उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या करे गए, कई कानून भी बनाए गए हैं। ये कानून क्या करते हैं, गरीब वर्गों के श्रमिकों के जीवन को सुधारने और उनके शोषण को रोकने के लिए हैं। और ये कानून किस लिए है? ये कानून गरीब वर्गों के श्रमिकों के जीवन को सुधारने और उनके शोषण को रोकने के लिए होते हैं। ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार देखेंगे तो धार्मिक भेदभाव और जातिवाद को रोकने के लिए विशेष कानूनों का प्रावधान है। धार्मिक भेदभाव और जातिवाद को रोकने के लिए पहली बात तो विशेष कानूनों का प्रावधान है ही। जैसे समाज में समानता और शांति सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे हो गया एन आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया ही गया है। ठीक है। धार्मिक भेदभाव और जातिवाद दोनों होगा, उनको अगर रोकने के लिए जो विशेष कानून और स्पेशल जो कानून का प्रावधान तो दिया ही गया है ना संविधान में। जैसे समाज में समानता और शांति सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में हम लोग को मिलता है। महिला अधिकार कानून होता है। महिला अधिकार कानून क्या कहता है कि दहेज निषेध अधिनियम, महिला उत्पीड़न और यौन हिंसा के खिलाफ कानून, जैसे दुष्कर्म विरोधी कानून, महिला आरक्षण का प्रावधान इसमें किया जाता है ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सके, उनके शोषण को रोका जा सके, उनका शोषण रोका जा सके। इसका मुख्य आधार होता है महिला अधिकार कानून का। ठीक है। समाज कल्याण योजनाएं क्यों चलाई जाती हैं, तो सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आवास योजना, सस्ती खाद्यान्न योजना, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, ताकि वे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े ना रहें। ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति हमें तो मिली नहीं, खैर, तो ये सब योजनाएं इसमें चलाई जाती है। आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे तो आरक्षण की प्रभाविता और विफलताएं क्या होती हैं। आरक्षण की प्रभाविता और विफलताएं देखेंगे
तो सफलताएं इसमें ये कह रही कि आरक्षण ने कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर दिए हैं। आरक्षण ने क्या करा है, कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर दिए हैं। इससे क्या हुआ, उन वर्गों में सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। मतलब आरक्षण ने मुख्य इसमें क्या क्या सफलताएं मिली हम लोग को कि आरक्षण ने क्या करा है, कमजोर वर्गों को शिक्षा दी है, रोजगार दिए और राजनीति जो है वो समान अवसर उसमें दे दिए। इससे उन वर्गों में जो है सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है उन वर्गों में। और उदाहरण के स्वरूप देखेंगे तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कई नेता विधायिका और कार्यपालिका में अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। ठीक है, विफलताएं इसमें क्या देखेंगे कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक असमानता को खत्म करना था, लेकिन यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। मतलब इस आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक असमानता को खत्म करना था, लेकिन यह सामाजिक समरसता जो है, समानता है, उसको बढ़ावा देने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सका है। आरक्षण के कारण प्रतियोगिता की भावना को नुकसान पहुंचा है, जो प्रतियोगिता की भावना उसको नुकसान पहुंचा, कंपटीशन की भावना को नुकसान पहुंचा है। में सक्षम और योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। जैसे जनरल वालों के लिए सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं, उनके लिए अवसर कम हो गए। अभी मैं जल्दी में कुछ देख रहा था, किसी की परसेंटाइल थी, जेई की थी, कहाँ की थी परसेंटाइल, तो जनरल वालों की परसेंटाइल कट ऑफ गई थी कुछ ऐसे, पता नहीं कौन से एग्जाम की परसेंटाइल में देख रहा था, लेकिन उसकी परसेंटाइल जनरल वालों की गई थी 96 कुछ पॉइंट करके, 97 पॉइंट कुछ करके। और एसटी वालों की कट ऑफ गई थी 49%, 50%, 51%। तो यार इसका मतलब ये तो नहीं है जो 95 या 94 लाए हैं, 94 परसेंटाइल लाए हैं, वो अयोग्य हो गए, वो योग्य नहीं है। वो तो यार यही बात हो गई ना। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजर्वेशन दो, आप बैकग्राउंड चेक कर लो एक बार कि हाँ ये रिजर्वेशन लायक है बंदा, नहीं है, मानते हैं हम लोग के पूर्वजों ने गलती करी या मानते हैं हम लोग के लोगों के द्वारा गलती हुई, आप आरक्षण दो, बिल्कुल दो, लेकिन एक बार आप ग्राउंड चेक कर लो। बैकग्राउंड जब चेक हो जाता है कि हाँ बंदा रियल में गरीब है, ऐसा तो नहीं है कि सब सरकारी नौकर भरे हुए हैं, सरकारी नौकरियों वाले नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सब लोग इनकी जमीनें बहुत हैं, अर्जन की जमीनें भी तो बहुत होती है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हो जाते हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसके कारण हम लोग की प्रतियोगिता की भावना को नुकसान भी पहुंचता है। और लोग अक्सर, अब देखो फिर जनरल वाले ये कहते हैं हमें नौकरी करनी ही नहीं है, ठीक है, आखिरी में ये तो ना कहते नौकरी करनी नहीं है, भाई कॉर्पोरेट में जा रहे हैं। भाई इससे क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना की आहत होती है, प्रतियोगिता की भावना आहत होती है। ठीक है, आगे जोड़ते हैं। तो इसके अलावा क्या कह रहा है कि इसके अलावा आरक्षण का लाभ उन परिवारों तक सीमित हो गया जो पहले से ही समाज में प्रभावशाली है। इसके अलावा जो आरक्षण का लाभ है उन परिवारों तक ही सीमित हुआ है जिन्हें मिलना चाहिए आरक्षण, मिल भी उन्हें नहीं रहा है, तो समाज में प्रभावशाली है, जिससे वास्तविक कमजोर वर्ग, जो रियल में कमजोर वर्ग है, उसको इसका लाभ मिल ही नहीं पाता है। ये बिल्कुल ये विफलता है हम लोग की इस टॉपिक। श्रम कानूनों का कार्यान्वयन देखेंगे तो श्रम कानूनों का कैसे कार्यान्वयन होता है, इसकी सफलताएं देखें तो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और मूलभूत अधिकार जैसे न्यूनतम वेतन, छुट्टियां और कामकाजी घंटों के लिए प्रावधान उनकी स्थिति में सुधार लाने में सहायक है। जो श्रमिकों के कानूनों में इसकी क्या सफलताएं हुई हैं, जो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए जो नियम थे और उनके मूलभूत अधिकार है, जैसे कि न्यूनतम वेतन हो और छुट्टियां हो, कामकाजी घंटों के लिए प्रावधान रहे, उनकी स्थिति में सुधार लाने में सहायक रहे हैं। इससे शोषण को रोका गया, इससे क्या करा गया, शोषण को रोका गया और श्रमिकों को न्याय मिल रहा है, और श्रमिकों को क्या मिल रहा है, इसी के साथ साथ न्याय भी मिल रहा है। ये विफलताएं क्या रही हैं, हालांकि श्रम कानूनों का कार्यान्वयन काफी कमजोर है, विशेषकर गैर अधिकारी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को इन अधिकारों का लाभ ही नहीं मिलता। मतलब जो गैर अधिकारी क्षेत्र होते हैं, उसमें जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको इनका अधिकारों का लाभ ही नहीं मिलता। निर्माण श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं जैसी श्रेणियों के लिए कानूनों का अनुपालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो महिला अधिकार कानूनों की स्थिति, महिला अधिकार कानूनों की स्थिति को देखेंगे तो इसमें सफलताएं विफलताएं क्या हुई हैं कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है, बहुत जरूरी है ये। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप जो है महिलाओं में स्वतंत्रता और समानता की भावना भी क्या हुई है, जागृत हुई है। उदाहरण के रूप में देखूंगा तो महिलाओं के लिए आरक्षण और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून देखा गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे दुष्कर्म, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न, इसमें अभी लगातार वृद्धि हुई है, जो यह संकेत करती है कि कानून प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया में देर और जटिलताएं महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो होती है, कानूनी प्रक्रिया में देर भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, जटिलताएं महिलाओं को क्या करती है, न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। ठीक है,
आगे चलते हैं तो आगे क्या कह रहा है इसमें कि कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती हैं। जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। सफलताएं देखेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। आधार योजना के तहत कई गरीब परिवारों को राहत मिली है। इसकी विफलताएं देखेंगे तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, विकेंद्रीकरण की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है। इससे अक्सर जो वास्तविक लाभार्थी जिन्हें चाहिए होते हैं लाभार्थी इन योजनाओं से अक्सर कह रह जाते हैं वंचित रह जाते हैं। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता है। ठीक है। जातिवाद और सामाजिकवाद, जातिवाद और सामाजिकवाद में इसमें क्या अंतर है? जातिवाद और सामाजिकवाद में देखूंगा तो जातिवाद और सामाजिकवाद में अंतर देखेंगे, भेदभाव देखेंगे तो सफलता इसमें क्या देखेंगे? जातिवाद के खिलाफ सरकार द्वारा कड़े कानून बनाए गए, जैसे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए गए हैं जो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। विफलताएं इसकी क्या हुई है? हालांकि जातिवाद अब भी समाज में व्याप्त है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध, धार्मिक भेदभाव की वजह से कमजोर वर्गों को समानता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा संविधान में दिए गए विशेष प्रावधान का फायदा केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में जातिवाद और भेदभाव अब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रबल है। अब भी क्या है? बहुत ज्यादा ही प्रबल पाए जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तो निष्कर्ष इसमें कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है आखिरी में कि कमजोर वर्गों, क्या कह रहा है निष्कर्ष? की जो कमजोर वर्ग हो गए यानी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाए गए कानूनों ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। जैसे आरक्षण ने कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए हैं और श्रम कानूनों ने श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित भी किया है। हालांकि इन कानूनों का पूर्ण प्रभाव क्या है समाज में अभी तक नहीं देखा गया है। कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन सामाजिक चेतना और आर्थिक विकास के साथ मिलकर इन कानूनों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों और व्यवस्था में सुधार को देखेंगे तो बिना इन कानूनों का वास्तविक उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता है। न्याय और समाजवाद की दिशा में यदि इन कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाए तो कमजोर वर्गों के उत्थान में सफलता मिल सकती है। ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि हम लोग के में आरक्षण प्रणाली और जो भी ये कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो कानूनों का आलोचनात्मक जो परीक्षण था वो हम लोगों ने कर दिया। इसकी सफलता विफलता दोनों को पढ़ा हम लोगों ने और मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इसकी व्याख्या कर दी और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।